हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम बात करेंगे मॉलिकुलर हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर के बारे में। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास दैट इज़ कि कैंसर हॉलमार्क्स डिफाइंड एज एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विच ट्रांसफॉर्म phenonormal cells into malignant cells and promotes progression of malignant cells while damaging the normal cells। ठीक है, तो मतलब कुछ भी नहीं है, एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि फिनो टिपिकली नॉर्मल सेल्स को मैलिग्नेंट सेल्स में कन्वर्ट करता है और फर्दर प्रमोट करता है कि भैया मैलिग्नेंट सेल्स और ग्रो करें। ठीक है, अब इनको जो है हमने 7 हॉल मार्क्स में डिवाइड किया हुआ है। कितनों में? 7 हॉल मार्क्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। तो ये तो है एक छोटा सा टेबल भाई, जिसको देख के आप अगर 2 मार्क्स में आपका या 3 मार्क्स में, अब 5 मार्क्स में आता है तो यू कैन राइट इट। बट अगर क्या हो कि ये 7 जो हैं अपने आप में एक एक क्वेश्चन बन के आए तो कैसे लिखेंगे, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है हमारा टॉपिक दैट इज़ ग्रोथ एंड प्लोरिफरेशन परमिसिव कंपोनेंट्स। ठीक है, अल्टर्ड सेल सिग्नलिंग के बारे में। तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया? ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशन परमिसिव कंपोनेंट्स अल्टर्ड सेल सिग्नलिंग। अब देखते हैं इसके अंदर। तो नॉर्मल सेल जो है हमारा, नॉर्मल सेल ग्रोथ रेगुलेटेड बाय ग्रोथ सिग्नल्स। ठीक है, बट इन कैंसर सेल्स इंक्रीज ग्रोथ प्रमोटिंग सिग्नल्स, डिक्रीज्ड ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स। हैंस नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स होता है। अब आगे देखते हैं। इसके अंदर हम जो हेडिंग जो हमने पढ़ी, अल्टर्ड सेल सिग्नलिंग जो हो रही है, उसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे। ठीक है, एक्सेसिव एंड ऑटोनोमस ग्रोथ, ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स के बारे में, एंड सेकंड आगे जाके हमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं। म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन कॉल्ड एस ऑन्कोजीन। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल जीन इनटू कैंसर सेल प्रोलिफरेशन जीन। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये 3 पाथवे से होती है। क्या क्या है वो? या तो पॉइंट म्यूटेशन होगा, या क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होगा, या जीन एम्प्लीफिकेशन होगा। पॉइंट म्यूटेशन में क्या है? अल्टरेशन ऑफ सिंगल बेस पेयर सीन इन ब्लैडर कैंसर एंड पैनक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, इसमें क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम containing proto-oncogene to another chromosome seen in leukemia and lymphoma. Third, gene amplification. अब जीन एम्प्लीफिकेशन में क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए, उससे क्या होगा? इंक्रीज्ड एमआरए इन द सेल, हेंस ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट्स दैट इज ऑन्कोजीन्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? न्यूरोब्लास्टोमा having NMYC-HSR gene, ERBB2 in breast and ovarian cancer. ठीक है, now most oncogenes encodes component of cell signaling system, hence promoting cell proliferation। अब जो ये पूरा टॉपिक था हम उसको 5 हेडिंग्स के अंदर पढ़ेंगे। तो हमने बेसिक आइडिया ले लिया अभी तक। ठीक है, नाउ ऑन्कोजीन से 3 जो पाथवे हैं वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। ग्रोथ फैक्टर सबसे पहला हमारा पॉइंट है, जिसके अंदर फर्स्ट प्रोटो ऑन्कोजीन टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर जो है हमारी फर्स्ट प्रोटो ऑन्कोजीन है जो कि डिस्कवर करी गई है। मैकेनिज्म क्या है इसकी? तो इट बाइंड्स टू सेल सरफेस, एक्टिवेट सेल प्रोलिफरेशन कैस्केड इन द सेल। ठीक है, rather than acting on same cell acts on neighbor cells, that is paracrine action। तो हमने 2 पॉइंट पढ़े इसके बारे में। क्या कि ये बाइंड होती है कहाँ पे? सेल सरफेस पे, और एक्टिवेट करती है सेल प्रोलिफरेशन कास्केड इन द सेल। दूसरी चीज़, ये खुद पे एक्ट होने की जगह बाजू वाले सेल पे एक्ट करती है, डेट इज़ पैराक्राइन एक्शन। और जनरली इसका जो है मतलब
म्यूटेशन जो की जगह ये ओवर एक्सप्रेशन वे में वर्क करती है। नाउ एग्जाम्पल, सबसे पहला है TGF अल्फा ओवर एक्सप्रेशन अकर्स बाय स्टिमुलेशन ऑफ RAS एंड इंड्यूसेस सेल प्रोलिफरेशन बाय बाइंडिंग टू EGF रिसेप्टर। सेकेंड, PDGF beta platelet derived growth factor overexpressions occur by stimulation of SIS proto-oncogenes and thus there is increased secretion of PDGF beta. Above both are seen in glioma and sarcoma। ठीक है, तो ये डायरेक्ट याद रखने की चीज़ है कि TGF मतलब ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फ़ा ओवर एक्सप्रेशन अकर होता है बाय स्टिमुलेशन ऑफ RAS और जो कि इंड्यूस करता है सेल प्रोलिफरेशन बाय बाइंडिंग टू EGF रिसेप्टर। PDGF बीटा जो है ओवर एक्सप्रेशंस अकर बाय स्टिमुलेशन ऑफ SIS प्रोटोन्कोजीन एंड डज देयर इज इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ PDGF बीटा और कहाँ मिलता है, ग्लायोमा और सार्कोमा में। अब नेक्स्ट जो है हमारा डेट इज ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स का हम बात कर रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर कांट पेनिट्रेट द सेल डायरेक्टली and required to be transported into cell by growth factor receptors। थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे आना चाहिए था। तो ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं पेनिट्रेट नहीं कर सकते इनटू द सेल डायरेक्टली, ठीक है, इसलिए उनको क्या चाहिए पड़ता है, उनको ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की ज़रूरत होती है। अब ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स क्या हैं? दीज आर एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा मेम्ब्रेनस एंड इंट्रा सेलुलर लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन्स। ठीक है, नाउ इन नॉर्मल सेल क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर है, वो दोनों जो हैं मिल के ग्रोथ सिग्नलिंग करते हैं। ठीक है, ये तो बात कर रहे हैं हम नॉर्मल सेल की। अब म्यूटेटेड में क्या होता है भैया, ग्रोथ फैक्टर जो है वो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पे गया भी नहीं है, बट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर खुद ही मतलब ऑटोनोमसली स्टिमुलेट कर रहा है सेल प्रोलिफरेशन इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ फैक्टर बाय ओवर एक्सप्रेशन, म्यूटेशन एंड जीन रीअरेंजमेंट। अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। EGF रिसेप्टर, ठीक है, वहाँ पे क्या पढ़ा था, TGF अल्फ़ा पढ़ा था और प्लेटलेट वाला पढ़ा था। यहाँ पे EGF रिसेप्टर नॉर्मल जीन इज़ ERBB1 एंड इट acts by mutation in 80% of adenocarcinoma of the lung. And another EGF receptor is ERBB2 and it acts by gene amplification in 25% breast cancers and carcinoma ovary। तो भाई EGF रिसेप्टर का नॉर्मल जीन ERBB1 है, वो कैसे करता है एडिनोकार्सिनोमा बाय म्यूटेशन, और जो EGF रिसेप्टर का ERBB2 है वो कैसे एक्ट करता है, वो करता है जीन एम्प्लीफिकेशन की मेथड से, और ये प्रोसेस फाइंड की जाती है 25% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स में एंड ओवेरी कार्सिनोमा में। अब PDGF रिसेप्टर जो है वह ओवर एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्या था हमारा, म्यूटेशन और जीन एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे क्या है, ओवर एक्सप्रेशन और ट्रांसलोकेशन इन ग्लायोमास एंड ल्यूकेमियास। तो हमने ग्रोथ फैक्टर की बात करी, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर की बात कर ली। अब नेक्स्ट है हमारा साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसडक्शन प्रोटीन्स। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल मैकेनिज्म पर पहले हम ध्यान देते हैं। तो सेल सरफेस, फिर साइटोप्लाज्म, फिर न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल सरफेस में क्या हो रहा है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर सेंड सिग्नल्स, ठीक है, टू नॉर्मल सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स। ठीक है, तो मतलब ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से जुड़ा, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर ने सिग्नल्स भेजे, अभी ये नॉर्मल की बात चल रही है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नॉर्मल सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोड्यूस साइटोप्लाज्म तक गए ये सिग्नल्स एंड न्यूक्लियस में फाइनली ये ट्रांसमिट कर दिए गए सिग्नल्स, ट्रांसमिटेड टू न्यूक्लियस एंड इट एक्टिवेट्स इंट्रासेलुलर ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे। बट अब बात करते हैं म्यूटेटेड के बारे में। एग्जाम्पल, इन म्यूटेटेड RAS gene most common in human tumors, about 1/3 of all tumors। इसमें क्या होता है, इनएक्टिव, यहाँ पे पहले हम हेडिंग पढ़ो, साइटोप्लाज्मिक सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग प्रोटीन्स, मतलब हम इस वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो हमारा रास है, ठीक है, RAS, तो उसका जो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ RAS है, ठीक है, वो कब रहता है, GDP पे, एक्टिवेटेड फॉर्म GTP। ठीक है, तो like G protein they may act by switch off and switch on mechanism generally। RAS in inactivated
by GTPase activity, but mutated form of RAS remains unaffected by GTPase, so continues cell proliferation signals. मतलब क्या हो रहा है इसका? मतलब ये हो रहा है भाई कि जो रास है, ठीक है, वो जीडीपी जो है उसका इनएक्टिव फॉर्म है, एक्टिवेटेड फॉर्म क्या है? जीटीपी। तो एक फोस्फोरस को हटा दिया तो क्या है, में बदल जाएगा जीडीपी में। तो जीटीपी इसको काम कर इसका ये काम करता था कि जीटीपी से एक फोस्फोरस हटा के उसको जीडीपी में कन्वर्ट कर देता था और ये इनएक्टिव हो जाता था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि जीटीपीएस से ये अनअफेक्टेड है रास इन म्यूटेटेड फॉर्म, इसलिए ये एक्टिवेट ही रहता है और सेल्फ प्रोलिफरेशन सिग्नल्स जाते रहते हैं। काय में देखने को मिलता है, नोटेबली इन कोलोन, लंग एंड पेनक्रियास। नेक्स्ट, ABL BCR हाइब्रिड जीन। ABL अबेल्सन के लिए स्टैंड करता है इज नॉन रिसेप्टर प्रोटोऑन्कोजन हैविंग टायरोसिन काइनेस एक्टिविटी। Now, ABL from normal location on chromosome 9 shifts to 22 chromosome, मतलब क्या हो रहा है? ट्रांसलोकेशन। In chromosome 22 fuses with BCR breakpoint cluster region forming ABL BCR hybrid gene। और अब जो ये दोनों हैं they together have more potent in सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे, तो ये ज़्यादा पोटेंट हो जाते हैं क्या? ABL BCR अबेल्सन BCR हाइब्रिड जीन। काय में देखने को मिलता है इन क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया एंड एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। नाउ, न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, चौथा पॉइंट। आफ्टर रीचिंग न्यूक्लियस, ग्रोथ फैक्टर रेगुलेट्स DNA ट्रांसक्रिप्शन एंड इंड्यूसेस सेल टू एंटर इनटू द S फेज। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जाने के बाद ग्रोथ फैक्टर जो है रेगुलेट करता है DNA ट्रांसक्रिप्शन को और इंड्यूस करता है सेल को कि भाई तू अब जो S फेज में। ठीक है, आउट ऑफ वेरियस न्यूक्लियर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन, मिक जीन, क्या है? मिक जीन, MYC, इस नाम को याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 8 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मिक जीन क्या है? एक न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। It is associated with persistence of or overexpression of MYC oncoproteins, which in turn causes autonomous cell proliferation। अब देखने को काय में मिलता है ये C-MYC oncogene म्यूटेटेड MYC जीन ड्यू टू ट्रांसलोकेशन 8th वाले से 14th में जा रहा है। कब देखने को मिलता है? बर्केट लिम्फोमा में। इसको याद कैसे करना है? C-MYC oncogene, C से पहले आता है B, बर्केट लिम्फोमा। and MYC oncogene mutated MYC gene due to amplification, किसके कारण हो रहा है ये? एम्पलीफिकेशन। यहाँ क्या हुआ था? ट्रांसलोकेशन सीन इन न्यूरोब्लास्टोमा। तो N। ठीक है, नाउ लास्ट, सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोटीन्स। सेल साइकिल इज अंडर रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ साइक्लिन्स एंड CDKs E, B, D एंड E। ठीक है, तो सेल साइकिल इज अंडर रेगुलेटरी कंट्रोल ऑफ साइक्लिन्स एंड CDKs A, B, D एंड E। अब साइक्लिन जो है एक्टिवेट एज वेल एज वर्क टुगेदर विथ CDK, तो साइक्लिन जो है एक्टिवेट भी करता है CDK को और साथ में काम भी करता है। while many inhibitors of CDK are also known। Also there are many checkpoints in the cell cycle, इन सब में सबसे सिग्निफिकेंट है G1 से S वाला। ठीक है, now mutative form of cyclin D by translocation, ठीक है, in mental cell lymphoma and myeloma। म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ साइक्लिन E देखने को मिलता है बाय, कैसे म्यूटेट होता है? बाय ओवर एक्सप्रेशन इन ब्रेस्ट कैंसर। आई बात समझ में? नाउ सेकंड जो है हमने इसके अंदर देखना था वही अल्टर्ड सेल सिग्नलिंग वाली चीज़ के अंदर कि रिफैक्टरीनेस टू ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स। इसमें क्या हो रहा है? म्यूटेशंस ऑफ ट्यूमर सप्रेशर जीन्स लीड टू रिमूवल ऑफ ब्रेक्स फॉर ग्रोथ। जब आप ट्यूमर सप्रेशर जीन्स को हटा दोगे तो उससे क्या होगा? आप रिमूवल ऑफ ब्रेक्स फॉर ग्रोथ भी कर रहे हो, जिसके कारण एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल कंटिन्यूस। म्यूटेटेड ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्ट एज ग्रोथ प्रमोटिंग ऑन्कोजीन्स, तो ये क्या ग्रोथ कर रहे हैं? अब पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन इज G1 to S फेज। मैकेनिज्म में क्या होती है? नॉर्मल की बात करें तो डिवाइडिंग सेल जो है पहले जो मतलब अगर ख़राब होता था
तो उसको जी नोट में भेज देते थे। और एक्टिंग इन अ वे दैट सेल लाइज इन अ पोस्ट माइटोटिक पूल लूजिंग इट्स डिवाइडिंग कैपेबिलिटी। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स चेंज ड्यू टू म्यूटेशन विच आर पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, या फिर क्रोमोसोमल डिलीशन के कारण हो सकता है, या लॉस ऑफ फंक्शंस म्यूटेशन। ठीक है, तो 3 चीज़ों से ट्यूमर सप्रेसर जीन का म्यूटेशन हो सकता है। अब मेजर सप्रेसर जीन क्या थी हमारी, आरबी जीन, जो कि लोकेटेड कहाँ होती है, 13th नंबर के क्रोमोसोम पे। ये फर्स्ट एवर ट्यूमर सप्रेसर जीन है आइडेंटिफाई करी हुई। आरबी जीन कोड्स फॉर अ न्यूक्लियर ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन कॉल्ड पीआरबी। आरबी जीन इज मास्टर ब्रेक ऑफ सेल साइकिल। क्या है, मास्टर ब्रेक ऑफ सेल साइकिल है। इसके 2 फॉर्म्स होते हैं, या तो एक्टिव या इनएक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, इट ब्लॉक्स बाय बाइंडिंग टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर E2F एंड डज इनहिबिट सेल ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S। तो एक ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे बाइंड हो जाता है और इनहिबिट करता है सेल ट्रांजिशन फ्रॉम G1 to S। सेल अरेस्टेड एट G1। इनएक्टिव में occur when RB is hyperphosphorylated by CDK and GF. This removes PRB and hence permitting the cell to cross G1 to S checkpoint. ठीक है, अब जो म्यूटेंट फॉर्म ऑफ आरबी जीन है इज लोकेटेड इन सेवरल ह्यूमन ट्यूमर्स, मोस्ट कॉमन इन रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा के 2 फॉर्म्स हैं, स्पोरेडिक 60% और इनहेरिटेड 40%। अब ठीक है, इस लाइन को जो है आप एक बार पढ़ लेना, ये डायग्राम इम्पॉर्टेंट है तो इसको बनाना ज़रूरी है, जिसमें हम दिखा रहे हैं स्पोरेडिक रेटिनोब्लास्टोमा एंड फैमिलियल इनहेरिटेड रेटिनोब्लास्टोमा। नाउ P53 जीन, P53 जीन लोकेशन ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 17। 2 मेजर फंक्शंस हैं, ब्लॉक्स माइटोटिक एक्टिविटीज़, प्रमोट्स एपोप्टोसिस। ठीक है, तो ब्लॉक्स माइटोटिक एक्टिविटी ये क्या करता है, इनहिबिट करता है साइक्लिन और CDKs को, प्रिवेंट सेल टू एंटर G1 एट दिस टाइम, रिपेयर्स DNA। तो जब ये इनहिबिट कर रहा है साइक्लिन और CDK को, तो जो उसको टाइम मिलता है उसमें ये क्या करता है, रिपेयर कर देता है DNA को। प्रमोट्स एपोप्टोसिस। P53 along with RV anti-oncogene identifies the genes that have damaged DNA which can't repair, हैंस डायरेक्ट सच सेल्स टू एपोप्टोसिस। तो इसको जो लगता है कि भाई सेल्स नहीं सुधर सकते उनको एपोप्टोसिस में भेज देता है। P53 को क्या नाम दिया गया है, गार्जियन ऑफ द जीनोम। ठीक है, आफ्टर म्यूटेशन डैमेज DNA डजंट स्टॉप एंड अंडरगो सेल डिवीजन कॉसिंग मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्या कि मान लो अगर ये P53 में म्यूटेशन आ गया है तो ऑब्वियस ये बात है कि वो डैमेज DNA को एपोप्टोसिस में नहीं भेज पाएगा, तो क्या होगा, मैलिग्नेंसी होगी। 70% have loss of P53 by acquired mutations. Some common examples are cancer of lungs, head and colon. Now next एक ये लाइन है, लीफ-फ्रॉमेनी सिंड्रोम क्या होता है। Less commonly both alleles of P53 become defective by one allele of P53 by inheritance in germ cells, rendering the individual to another hit of somatic mutations on second. Hence predisposes the patient to cancer of multiple organs, termed as लीफ-फ्रॉमेनी syndrome. Now लास्ट जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर TGF बीटा, significant inhibitor of cell proliferation, especially endothelial, epithelial and hematopoietic. अब जो है TGF बीटा जो है TGF बीटा रिसेप्टर से बाइंड करेगा, कॉम्प्लेक्स एक्ट्स ऑन G1 फेस बाय 2 ways. एक्टिवेट CDK इनहिबिटर, सप्रेसेस ग्रोथ प्रमोटर जीन्स। लेकिन जो म्यूटेंट फॉर्म ऑफ TGF बीटा है और इट्स रिसेप्टर लीड्स टू सेल प्रोलिफरेशन, सीन इन कैंसर ऑफ कोलॉन्स, पैनक्रियास, एंडोमेट्रियम एंड स्टमक। नाउ ये कुछ और हैं जैसे कि APC एंड बीटा कैटेनिन प्रोटीन्स एंड सम अदर्स हैं, वो आप चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो। नाउ सेकेंड पॉइंट हमारा, मतलब हमने 7 में से अब जाके पहला कर लिया है, लेकिन पहला ही सबसे बड़ा था, अब जो है सब छोटे छोटे हैं तो जल्दी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है हमारा फेवरिंग नहीं होगा, फेवरिंग ओवरऑल सेल सर्वाइवल, अल्टर्ड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो अब जो है जस्ट एज नॉर्मल सेल्स सफ़र फ्रॉम द वेरियस स्ट्रेसेस, कैंसर सेल्स uses
इट ऐसा यहाँ पे यूजेस आएगा, यूजेस इट ऐसा प्रोसेस इन फेवर ऑफ कैंसर ग्रोथ एंड सर्वाइवल बाय फॉलोइंग 4 वेज। अब वो 4 वे क्या क्या है? अवॉइडिंग डीएनए रिपेयर, escaping cell death by apoptosis, avoiding cell senescence, recycling intracellular component by autophagy। अब हम ये चारों पॉइंटों को एक एक करके पढ़ेंगे। अवॉइडिंग डीएनए रिपेयर, फर्स्ट पॉइंट हमारा, ड्यूरिंग माइटोसिस सेवरल माइनर डीएनए डिफेक्ट्स आर सीन, दीज डिफेक्ट्स आर रिपेयर्ड बिफोर सेल डिवीजन, ठीक है। सिमिलरली स्मॉल म्यूटेशनल इफेक्ट ऑन डीएनए आर रिपेयर्ड बाय p53। p53 is held responsible for detection and repair of DNA damage. If the system is defective, DNA damage transfer to progeny and result in cancer। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? p53 को ही टारगेट करते हैं, जिसके कारण अब जो है DNA नहीं सुधर सकता। अब ये एग्जाम्पल हम देखेंगे, तो जो है आप एग्जाम्पल्स यहाँ पे पढ़ सकते हो। पहला जो है जीरोडार्मा पिगमेंटोसा, इसमें क्या होता है सॉरी, तो जीरोडार्मा पिगमेंटोसा जो है वो एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, हैविंग डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म। अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट डैमेज टू डीएनए बाय यूवी रेडिएशंस जो है कांट बी रिपेयर्ड, पेशेंट्स प्रोन टू स्किन कैंसर। सेकेंड है हमारा ब्लूम सिंड्रोम, डीएनए डैमेज ड्यू टू आयनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है, उसमें यूवी के कारण हो रहा था, इसमें आयनाइजिंग रेडिएशंस के कारण हो रहा है। ये भी रिपेयर नहीं किया जा सकता है। मोस्ट कॉमन है ल्यूकेमिया में। ATM, अटेक्सिया टेलेंजियाक्टासिया एंड M फॉर म्यूटेशन, मल्टीपल कैंसर। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन कैंसर और लिंच सिंड्रोम, characterized by hereditary predisposition to develop colorectal cancer। Hereditary breast cancer, having mutated BRCA1 and BRCA2 genes carry inherited defect in DNA repair mechanism, ठीक है, may develop breast cancer and cancers at various organs। पहला हमारा हो गया, ठीक है, मतलब अवॉइडिंग डीएनए रिपेयर। सेकेंड है एस्केपिंग सेल डेथ बाय apoptosis, apoptosis रेगुलेटरी जीन्स। इसमें क्या हो रहा है? apoptosis इन नॉर्मल सेल्स जो है इज गाइडेड बाय बहुत सारे फैक्टर्स लाइक इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। फिर जो है इस प्रोसेस में काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स इवेंट्स होते हैं, जैसे कि CD95 हमारा जो है डेट रिसेप्टर लाइगेंड है। उसके बाद फिर सम प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स का भी रोल होता है, अपोप्टोसिस इनहिबिटर्स का अपना रोल होता है, जैसे कि सबका अपना अपना एक रोल होता है। सो कैंसर सेल्स जो हैं एस्केप करते हैं सेल डेथ बाय सबवर्टिंग नॉर्मल पाथवेज, मतलब ये नॉर्मल पाथवेज में ही दिक्कत पैदा कर देते हैं। कैसे? अगर आपने एपोप्टोसिस नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस हमारे वीडियोस में एपोप्टोसिस डाला हुआ है, उसमें जाके आप एक बार देखो तो आपको ये बात बहुत ईजी लगेगी। तो क्या करता है? बाय इनएक्टिवेटिंग FADD एंड FAS लिगैंड, ठीक है, बाय लॉस ऑफ p53 लीडिंग टू रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ फैक्टर प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर BAX, by reduced release of cytochrome C, by loss of APAF1। BCL2 is seen in normal lymphoma, ठीक है, however it mutant form found in B cell lymphoma, B cell lymphoma में BCL2 का mutant form मिलता है, ब्रेस्ट कैंसर में मिलता है, थायराइड एंड प्रोस्टेट कैंसर में भी मिलता है। CD95 एंड फास्ट लाइगैंड रिसेप्टर्स आर डिप्लीटेड इन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। नाउ नेक्स्ट, इवेडिंग सेल सेनेसेंस, टेलोमर्स एंड टेलोमरेज। तो यार नॉर्मल जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उनकी एजिंग होती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? टेलोमर्स आर डीएनए कंपोनेंट्स लोकेटेड, हम ये वाली लाइन पढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप इसको देखिए। Telomers are DNA components located on the tips of chromosomes in cells which are damaged during cell replication, which are normally resynthesized by the RNA enzyme telomerase, but are progressively shortened in senescence due to failure of telomerase for replacement synthesis. In cancer, there is upregulation of telomerase and thus cancer cells escape aging। तो टेलोमर जो होते हैं वो शॉर्ट होते जाते हैं विथ एजिंग, ठीक है, तो टेलोमरेज जो है इसको शॉर्ट होने से रोकती है, और जो कैंसरस सेल्स हैं वो क्या करते हैं? इस टेलोमरेज को अप रेगुलेट करते हैं, जिसके कारण इनकी एजिंग नहीं हो, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एंड द लास्ट पॉइंट
of this particular thing is recycling intracellular components autophagy. तो autophagy जो है अप रेगुलेटेड होती है इन वेराइटी ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है. In cancer, autophagy may have different stress response in different settings. कैसे? Role as tumor suppressor. It removes damaged mitochondria and oxygen species. Thus, does it act as a defense against oncogenic microbes. ठीक है, ये तो हो गया ऐसा रोल एज ट्यूमर सप्रेसर. बट रोल इन ट्यूमर सर्वाइवल एंड प्रोग्रेशन, अब ये देखते हैं क्या लिखा है. Upregulation of autophagy in cancer stress enables cancerous cells to survive harsh conditions of nutrient deficiency, hypoxia, etc. तो एक जगह तो ये काट रहा है ट्यूमर सेल्स को, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ हेल्पिंग इन ट्यूमर सर्वाइवल एंड प्रोग्रेशन. नाउ थर्ड पे आते हैं हम. 7 पॉइंट में से 2 कर चुके हैं. नाउ वी आर कमिंग ऑन द थर्ड वन. सस्टेन्ड परफ्यूजन ऑफ कैंसर वास्कुलराइजेशन. तो यार बिना O2 और न्यूट्रिएंट्स के कैंसरस सेल्स का बढ़ना इज़ इम्पॉसिबल. तो इसलिए ट्यूमर एंजियोजेनेसिस जो है वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फॉर कैंसरस सेल्स टू सर्वाइव. Formation of new vessels by sprouting from pre-existing vessels that regenerate to form new blood vessels by mitosis and migration called as angiogenesis. तो angiogenesis में क्या हो रहा है, जो पुरानी vessels ही हैं उनमें से sprouting हो रही है, new vessels बन रही हैं, that is angiogenesis. अब जो angiogenesis है वो several pro and anti angiogenesis factors के ऊपर regulate होती है. तो जो फैक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं एंजियोजेनेसिस को दिया है VEGF एंड BFGF. VEGF क्या है, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, और BFGF क्या है, बेसिक फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर. नाउ एंटी ऑन्कोजेनिक फैक्टर्स क्या क्या है, थ्रोम्बोस्पोंडिन है, एंजियोस्टैटिन है, एंडोस्टैटिन है, वास्कुलोस्टैटिन है. लेकिन म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ P53 इन बोथ एलील्स इन वेरियस कैंसर्स रिजल्ट इन रिमूवल ऑफ द एंटी ऑन्कोजेनिक रोल्स. तो P53 को म्यूटेट कर देते हैं और इसका रोल ख़त्म कर देता है. क्या का रोल ख़त्म कर देता है, एंटी एंजियोजेनेसिस फैक्टर्स का. मेजर ट्रिगर फॉर एंजियोजेनेसिस इज हाइपोक्सिया, ठीक है, विच इज़ बिकॉज न्यूली फॉर्म्ड वेसल्स इन कैंसर आर डायलेटेड, tortuous and leaky due to loose contact of endothelial cells with each other and with basement membrane, leading to hypoxia and acidosis. तो ये hypoxia और acidosis खुद करते हैं, जिसके कारण फर्दर और बनता है एंजियोजेनेसिस. फोर्थ पॉइंट इज, 7 में से अब हम 3 कर चुके हैं. नाउ वी आर ऑन द फोर्थ पॉइंट, कैंसर स्प्रेड, इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस. तो यार ये जो है हमने बहुत डिटेल में बात करी है हमारी जस्ट पिछली वीडियो में, तो प्लीज़ आप जाके उसको देखो, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. टॉकिंग अबाउट द 5th पॉइंट, प्रो ग्रोथ मेटाबॉलिक चेंजेस, द वारबर्ग इफेक्ट. अब ये क्या है, सो cancer cell demonstrate changes in metabolic pathway in such a way that promotes initiation and progression of the tumors. अब ये क्या है, these include following: A. Excessive nutrients acquisition. For growing cells, ग्लूटामिन और ग्लूकोज जो है वो नीडेड होते हैं काय के लिए, ATP जनरेशन, सेल सिग्नलिंग, जीन एक्सप्रेशन एंड न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस के लिए. सो दिस प्रूव्स हाई लेवल ऑफ ग्लूट प्रोटीन इन मैनी कैंसर्स. ग्लूट क्या है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स है. तो अब देखते हैं, कैंसर सेल जो है ओवर यूटिलाइजेज ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस O2, एंड ये चीज़ डिस्कवर करी गई थी वारबर्ग के द्वारा, एंड दिस इज कॉल्ड एज वारबर्ग इफेक्ट. ठीक है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था. Following mechanism may explain high glucose uptake and increased expression of GLUT by cancer cells. तो यार देखो, high level of HIF, hypoxia inducing factor, aberrant मतलब होता है abnormal protein kinase signaling, role in glucose metabolism, apoptosis, cell proliferation, transcription. किसका रोल, protein kinase का रोल है. Mutated KRAS and BRAF, upregulated MYC transcription factor. Now, cancerous cell may use some other methods like endocytosis, that is engulfment and digestion of living cells, phagocytosis of apoptotic bodies, and macropinocytosis for extracellular proteins.
तो ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों भी इनडायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स ही ले रहे हैं अपने यूज़ के लिए। नेक्स्ट, अल्टर्ड मेटाबॉलिक पाथवेज एज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वारबर्ग इफेक्ट इंक्रीज अपटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, प्रोसीड्स इनटू डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे इन कैंसर सेल्स, जो कि फर्दर प्रमोट कर रहा है क्या, ट्यूमरोजेनेसिस। अल्ट्रेशन इन मेटाबॉलिक पाथवे आर एज फॉलोस। तो कैसे हो रहा है अल्ट्रेशन? फर्स्ट, mitochondrial oxidative phosphorylation serves higher anabolic need of cancerous cells. Second, higher influx into the citric acid produces more reactive O2 in controlled manner. Third, excess available glutamine converts into glutamate and used for fatty synthesis required for lipid bilayer of proliferating tumor cells. C point. Now, oncometabolites इन ट्यूमरोजेनेसिस, ठीक है। तो इन एडिशन टू ग्रोथ प्रमोटिंग इफेक्ट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, सम इंटरमीडिएट टू हैव प्रो ग्रोथ इफेक्ट इन कैंसर। मतलब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के अलावा भी कुछ इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट्स हैं जिनका प्रो ग्रोथ इफेक्ट होता है कैंसर में, जैसे कि 2HG डेट इज़ हाइड्रोक्सी ग्लूटामेट, जो कि इनहिबिट करता है डाईऑक्सीजनेसिस विथ हाइपरमेथाइलेशन साइलेंसिंग, दस प्रमोट ग्रोथ्स। सिक्स्थ पॉइंट अब हमारा आ रहा है, डेट इज डायनेमिक ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट, द स्ट्रोमल सेल्स। अब यह जो ड्राइविंग कंपोनेंट है हमारा ट्यूमर ग्रोथ का, प्रोग्रेशन का, वो तो हमारा म्यूटेशन है, वो हम मानते हैं, बट वेरियस स्टेजेस ऑफ कैंसर नीड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बोन मैरो डिराइव्ड स्ट्रोमल सेल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट TME। अब TME क्या है? डेट इज ट्यूमर माइक्रो इन्वायरमेंट। TME का रोल क्या होता है? ग्रोथ प्रमोटिंग फंक्शंस होता है, इनेबल्स अदर कैंसर हॉलमार्क्स। अब इनका जो है मीजेनकाइम डिराइव्ड स्ट्रोमल सेल्स का जो है, हमने 3 क्लासेस ऑफ मीजेनकाइम डिराइव्ड स्ट्रोमल सेल्स दैट कंप्राइजेस TME। फर्स्ट, एंजियोजेनिक वास्कुलर सेल्स। सेकेंड, कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इनफिल्ट्रेटिंग इम्यून सेल्स। तो एंजियोजेनिक वास्कुलर सेल्स में क्या है? एंडोथेलियल सेल्स इन ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स recruited and induced to transdifferentiate and contribute to tumor promoting functions. Infiltrating immune responses में these have immunosuppressive role that acts as inflammatory cell in cancer. तो जो हमने 3 में क्लासेस में डिवाइड किया है, ठीक है, स्ट्रोमल सेल्स को। फर्स्ट, एंजियोजेनिक वास्कुलर सेल्स, सेकंड, कैंसर एसोसिएटेड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, और थर्ड, इनफिल्ट्रेटिंग इम्यून सेल्स। और इन तीनों का अपना अपना फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, एंजियोजेनिक वास्कुलर सेल्स का फंक्शन है एंडोथेलियल सेल्स इन ट्यूमर एंजियोजेनेसिस। नाउ 7th पॉइंट, evading immune destruction, immune modulation. Existence of host immunity against cancer cells has been known for a long time, recognizing them as non-self of foreign bodies, जिसके कारण क्या है, जनरली ट्राई करते हैं कि भाई हमारा जो कैंसर है वो बढ़ ही ना पाए। Some examples proving presence of host immunity surveillance in cancers are: first, certain cancer evokes lymphocytic infiltrate composed of immunocompetent cells. Second, a cancer may regress spontaneously under the influence of host immunity. Third, there is higher chances of tumor in immunodeficient host. Now, despite an intact immunity in the hosts, cancer continue to develop and progress in the body. ये 3 पॉइंट्स में हमने डिस्कस किया है। फर्स्ट, ट्यूमर एंटीजेंस, एंटी ट्यूमर इम्यून रिस्पॉन्सेज, एस्केप फ्रॉम इम्यूनोसर्वेलेंस। Tumor antigens are distinguished by their molecular features and their specific recognition by host immune cells. Various groups of tumor antigens. तो हम अभी इनका केवल नाम बताएंगे, यू कैन रीड द थ्योरी फर्दर। एक का जो है हम डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले है हमारा ऑन्कोप्रोटीन्स फ्रॉम म्यूटेटेड ऑन्कोजीन्स, प्रोटीन प्रोडक्ट्स ऑफ ट्यूमर सप्रेसिंग जीन्स, ओवर एक्सप्रेस सेलुलर प्रोडक्ट्स, ऑन्कोफिटल प्रोटीन एंटीजेंस जो है डिटेल में देखते हैं। Oncofetal antigens such as alpha-fetoprotein and carcinoembryonic antigen are normally expressed in embryonic life, but these appear in certain cancers also, such as alpha-fetoprotein तेरा कैंसर, लीवर कैंसर में दिखता है, और carcinoembryonic antigen कोलोन कैंसर में मिलता है।
लास्ट वन इज़ एबनॉर्मली एक्सप्रेस सेलुलर प्रोटीन्स। तो आप इनकी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, वरना नाम लिख के और ऑन्कोफिटल को एक्सप्लेन कर दोगे तो भी काफ़ी है। अब जो एंटी ट्यूमर रिस्पॉन्स है हमारा बॉडी कैसे देता है, तो सबसे पहले साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो है बनता है CD8+ T सेल से। वो डायरेक्टली साइटोटॉक्सिक है टू टारगेट सेल एंड रिक्वायर्ड कॉन्टैक्ट बिटवीन दैम एंड ट्यूमर सेल्स। ये इफेक्टिव देखा गया है काय में, बर्केट लिम्फोमा में। अब जो IL-2 एक्टिवेटेड नेचुरल किलर सेल्स हैं ये डायरेक्टली किल करते हैं, या फिर अगर डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं तो एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर टॉक्सिसिटी से करते हैं। Natural killer cells along with T lymphocytes are the first line of defense against tumor cells. जो macrophages हैं these are activated by interferon gamma, ठीक है, these have close collaboration, ठीक है, with T cells and NK cells. These kill cancer cells by reactive oxygen species or by tumor necrosis factor। या तो ऑक्सीजन स्पीसीज से मार देगा, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से, या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के थ्रू। नाउ effector cell mediated mechanism against cancer involve 4 steps। सबसे पहला रिकॉग्नाइज करो ट्यूमर सेल को, फिर माइग्रेशन एंड मैचुरेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जनरेशन ऑफ ट्यूमर एंटीजन स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट्स एंड एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक मैकेनिज्म, फोर्थ homing of tumor antigen specific T lymphocytes to tumor sites to eliminate tumor cells। Immunosurveillance evasion given by Thomas and Burnett। ट्यूमर सेल्स वाई आर दे नॉट डिस्ट्रॉयड, क्यों डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं कई बार। एंटीजन नेगेटिव वेरिएंट्स ऑफ ट्यूमर सेल्स बिकॉज एंटीबॉडी एंटीजन के खिलाफ बनती है, ठीक है, एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनती है, एंटीजन के खिलाफ। बट इफ़ बाय चांस एंटीजन फॉर्म्ड, एंटीजन मास्किंग कर दी जाती है बाय ग्लाइकोकैलिक्स प्रोडक्शन, ठीक है। Decreased MSC1 expressions, immunosuppression by PD1 ligand TGF-beta। सो गाइस ये था हमारा, यहाँ पे ख़त्म होता है पूरा कैंसर हॉलमार्क्स का टॉपिक। आई नो दिस वॉज टू लॉन्ग बट इट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लोज इट इन वन वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।